नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के में सहायक धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया है। हमारा जो धार्मिक साहित्य है वह धर्म प्रधान है, लेकिन हमारा जो लौकिक साहित्य है वह लोक व्यवहार प्रधान है। लौकिक साहित्य जो है मुख्य रूप से पाणिनि द्वारा परिमार्जित लौकिक संस्कृत से है। लौकिक संस्कृत से है जो सामान्य जनता के पहुँच में है, और हमारा जो धार्मिक साहित्य है वह सामान्य जनता के पहुंच में, सामान्य व्यक्तियों के पहुंच में नहीं है। लेकिन हमारा जो लौकिक साहित्य है वह जो है सामान्य व्यक्तियों के पहुंच में है। तो हमारे लौकिक साहित्य को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है जीवनियाँ। इसमें पहला जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब है कि ऐसा स्रोत या ऐसा लौकिक साहित्य जो एक इतिहास के ग्रंथ के रूप में लिखित है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में है कि यह पूर्ण रूप से जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, जीवनियाँ हैं। जीवनियों में है कई राजाओं के, कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी गई हैं जो कि विभिन्न समकालीन लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। तो इन 3 चीज़ों का, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियों का अध्ययन हम लौकिक साहित्य के स्रोत के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का नाम हम लोगों ने खूब सुना है। अर्थशास्त्र जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य द्वारा रचित है। यह एक मौर्यकालीन रचना है। यह एक मौर्यकालीन रचना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब अर्थ से संबंधित होगा। इस ग्रंथ में जो है आर्थिक व्यवस्था का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र पर लिखा गया एक प्रमाणिक ग्रंथ है। राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक प्रमाणिक पुस्तक है। जो हमारे कौटिल्य हैं, कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावली कहा जाता है। परीक्षाओं में आता है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान की प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, तो राजनीति विज्ञान की प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र है। और अभी तक जो है 1909 ईस्वी तक जो है हम लोग जो है अर्थशास्त्र के विषय में विस्तृत रूप से नहीं जानते थे। एक विद्वान हैं पंडित सोम शास्त्री या डॉक्टर श्याम शास्त्री या सोम शास्त्री, दोनों नाम मिलता है, ने सर्वप्रथम 1909 में इस पुस्तक को संकलित किया, इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। तो 1909 में ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का प्रकाशन किस विद्वान ने किया, तो अर्थशास्त्र का प्रकाशन पंडित या डॉक्टर सोम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में किया था। जो हमारा अर्थशास्त्र है इनमें जो है कुल 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब अध्याय, 80 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण कितने प्रकरण हैं, 180 प्रकरण कितने श्लोक हैं, लगभग 6000 श्लोक हैं। और इसकी रचना जो है 3rd पर्सन में की गई है। 3rd पर्सन या अन्य पुरुष में इसकी रचना की गई है। एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जो है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन जो है अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। तो सप्तांग सिद्धांत जो है इसके 6ठे अधिकरण में जो है सप्तांग सिद्धांत का विवरण मिलता है, और खाड्यगुण नीति का वर्णन हमें इसके 7वें अधिकरण में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र की एक विशेषता ये है कि यह जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रमाणिक सामग्री है। लेकिन इस ग्रंथ में कहीं पर भी
न तो कहीं मौर्य वंश के शासक का नाम उल्लिखित है और न ही कहीं पे मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन है। इसमें शासक और राजधानी दोनों का विवरण नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों में एक ग्रंथ है नीतिसार। नीतिसार जो है अगर कहा जाए तो अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है। नीतिसार अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है। इसके लेखक हैं कामंदक। इसके लेखक हैं कौन? कामंदक हैं। कामंदक ने जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख जो है सिद्धांतों को ही जो है संकलित किया है अपने ग्रंथ नीतिसार में। और लगभग जो है इसके रचना के विषय में थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में नीतिसार की रचना की गई थी और नीतिसार में कुल 20 सर्ग और 36 प्रकरण हैं। 20 सर्ग और 36 प्रकरण मिलते हैं। इसके बाद जो है लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों में राजतरंगिणी का नाम आता है। राजतरंगिणी जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम वास्तविक इतिहास की पुस्तक मान सकते हैं। जिसे हम वास्तविक इतिहास की पुस्तक मान सकते हैं। यह मुख्य रूप से जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और इसमें जो है आदिकाल से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ का जो है लेखक कौन है? कल्हड़ है। इस ग्रंथ का लेखक कल्हड़ है और यह रचना जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें जो है कुल 8 तरंग है। तरंग का मतलब वही अध्याय के रूप में है। इसमें कुल 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक हैं। 8000 श्लोक हैं। कभी कभी पुस्तक में परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक जो है किसके शासनकाल में लिखी गई? तो राजतरंगिणी जो है अंतिम रूप से राजा जय सिंह के काल में कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, लगभग 1151 ईस्वी तक। तो संस्कृत साहित्य, एक प्रश्न आता है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया है? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रथम प्रयास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। इसके बाद जो है आदिकाल से लेकर, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के जो है प्रारंभ तक का इतिहास जो है कश्मीर के इस ग्रंथ में जो है प्राप्त होता है। कश्मीर के प्रत्येक राजवंश से संबंधित घटनाओं का उल्लेख राजतरंगिणी में प्राप्त होता है। और कल्हड़ ने अपने राजतरंगिणी में लिखा है कि जो है एक इतिहासकार को, एक इतिहासवेत्ता को, एक लेखक को जो है जब इतिहास लेखन करे वह, तो उसमें जो है निष्पक्षता और यथार्थ घटनाओं का ध्यान दे। मतलब उसकी रचना जो है निष्पक्ष हो, उसमें किसी राजा या किसी व्यक्ति विशेष का जो है गुणगान न किया जाए, बल्कि जो यथार्थ में है उन्हीं घटनाओं को उस पुस्तक में लिखा जाए। तो निष्पक्ष एवं यथार्थ घटनाओं का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी में एक स्थान पर जो है कल्हड़ ने लिखा है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। वही चीज़, मतलब वह किसी भी प्रकार से जो है किसी का पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष होता है और घटनाओं को यथार्थ रूप से वर्णित करता है। एक प्रश्न आता है, राजतरंगिणी के कार्य को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी जो है अपने आप में कल्हड़ ने उसे पूर्ण ग्रंथ के रूप में तो लिखा था, लेकिन फिर भी वह पूर्ण नहीं था। और राजतरंगिणी को पूरा करने का श्रेय जो है जोनराज एवं श्रीवर को दिया जाता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो है यह प्रश्न आया था कि राजतरंगिणी को अंतिम रूप से किसने पूर्ण किया? तो जोनराज एवं श्रीवर ने किया था। इसके बाद जो है रसमाला है। तो रसमाला एक ग्रंथ है और इसमें इसके लेखक जो है सोमेश्वर हैं। रसमाला का लेखक कौन है? सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है रसमाला के लेखक हैं।
और एक ग्रंथ है कीर्त कौमुदी। कीर्त कौमुदी के लेखक भी सोमेश्वर जी ही हैं। और इस ग्रंथ में रसमाला और कीर्ति कौमुदी दोनों ग्रंथों में जो है गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास वर्णित है। गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के जो प्रमाणिक साधन है रसमाला और कीर्ति कौमुदी, जो कि सोमेश्वर द्वारा लिखित हैं। इसके बाद आता है ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग द्वारा रचित है। इसका लेखक कौन है? मेरुतुंग जो है इसका लेखक है। और इसमें 13वीं 14वीं शताब्दी ईस्वी का इतिहास वर्णित है। मुख्य रूप से जो माना जाता है कि प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने जो है 14वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। इसके बाद जो है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश जो है राजशेखर द्वारा लिखित ग्रंथ है। राजशेखर, प्रबंध कोश का लेखक कौन है? राजशेखर हैं। राजशेखर ने जो है प्रबंध कोश में चालुक्य शासक कुमारपाल एवं जयसिंह सिद्धराज के विषय में लिखा है। तो यह भी जो है गुजरात के चालुक्य राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास एक प्रमाणिक साधन है। मित्रों, इसके बाद जो है ऐतिहासिक ग्रंथों में मुख्य रूप से इतने ग्रंथों का नाम आता है। इसके बाद जो है आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो न पूर्ण रूप से जो है ऐतिहासिक है, न पूर्ण रूप से धार्मिक हैं। ठीक है, तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में मुख्य रूप से जो है अष्टाध्यायी है, वार्तिक है, गार्गी संहिता है, महाभाष्य है, मुद्रा राक्षस है, मालविकाग्निमित्रम है। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। तो पहला अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत हमारा पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के विषय में हम लोगों ने सुना है। यह एक चर्चित प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि किससे संबंधित है? या व्याकरण से संबंधित। किससे है? व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। लेकिन इसमें व्याकरण के साथ ही साथ जो है ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से जो है उत्तर पूर्वोत्तर की घटनाओं का उसमें उल्लेख मिलता है। और इसके रचनाकार जो है पाणिन है। इसके रचनाकार जो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिन है। पाणिन जो है ने इसको जो है व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा है। इस ग्रंथ में जो है कुल 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। और इस ग्रंथ की रचना जो है लगभग 500 ईसा पूर्व में हुई थी। कहीं कहीं पे मिलता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसकी रचना हुई थी। लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। पाणिन जो है एक बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के परम विद्वान थे, महान विद्वान थे। और एक नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद के जो है यह मित्र थे। पाणिन जो है महापद्मनंद के मित्र थे। परीक्षाओं में सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस नंद वंश के शासक के मित्र जो है व्याकरण के आचार्य पाणिन थे? तो किसके थे? महापद्मनंद के। इसके बाद जो है आता है ग्रंथ वार्तिक। वार्तिक जो है एक हमारे व्याकरण के आचार्य थे कात्यायन द्वारा रचित है वार्तिक। इसकी रचना जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है। और संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए इस ग्रंथ की रचना जो है कात्यायन के द्वारा की गई थी। कात्यायन ने वैसे अगर देखा जाए तो वार्तिक को जो है कहा जाता है कि अष्टाध्यायी की ही एक टीका है। अष्टाध्यायी की एक टीका है वार्तिक। इसके बाद जो है आता है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता मुख्य रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता मुख्य रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है और यह शुंग वंश से संबंधित है। इसमें जो है शुंग वंश का इतिहास वर्णित है। इसमें एक अध्याय है युग पुराण अध्याय है, युग पुराण खंड है। इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। परीक्षाओं में आता है यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो यवन आक्रमण का उल्लेख जो है
गार्गी संहिता में प्राप्त होता। उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न आया था कि यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता के किस खंड में प्राप्त होता है? तो यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता के युग पुराण खंड से होता। आप लोग जो है 2018 का पेपर देख लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ था। इसके बाद जो है अगली रचना है महाभाष्य। महाभाष्य से जो है मुख्य रूप से जो है व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है और शुंग काल से ही संबंधित है। इसके लेखक जो है महान विचारक, व्याकरण के आचार्य पतंजल जी को माना जाता है और पतंजल जी जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। प्रश्न ये भी आता है महाभाष्य के लेखक ये तो सामान्य तौर पे परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन महाभाष्य के लेखक पतंजल किस शुंग शासक के पुरोहित थे? तो किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे महर्षि पतंजल। और इसमें भी जो है महाभाष्य में भी जो है यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इसमें लिखा है, प्रश्न आता है पीसीएस में कई बार आया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौट डाला, किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौट डाला, इसका विवरण जो है महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य जो है व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता और महाभाष्य में प्राप्त मिलता है। इसके बाद अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके रचनाकार जो है विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस से जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे मुद्रा राक्षस जो है गुप्त काल में रचित ग्रंथ है, लेकिन मौर्य वंश के इतिहास के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है मौर्य वंश का इतिहास वर्णित है। इसमें जो है मुद्रा राक्षस में परीक्षाओं में आता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल एवं कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वह ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वृषल होता है निम्न कुल से उत्पन्न, वृषल का मतलब होता है। तो अब किस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है, तो एक विवाद का विषय है, लेकिन इतना आप लोग जानें कि इसके लिए वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है। और यह ग्रंथ जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है आज वर्तमान में अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इसके कुछ उद्धरण जो हैं एक ग्रंथ नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण में प्राप्त होते हैं। यह मौलिक रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके ज़्यादातर अंश जो है हमें नाट्य दर्पण में प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो है अगला ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है हम लोगों ने कालिदास का नाम सुना है, तो कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक है। कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक है। इसके लेखक कालिदास हैं और उनके द्वारा लिखित यह प्रथम नाटक है। इस ग्रंथ में जो है शुंग शासक अग्निमित्र एवं उनकी रानी की एक दासी थी मालविका। अग्निमित्र की रानी की दासी का नाम था मालविका। तो शुंग शासक अग्निमित्र और उनकी रानी की दासी मालविका की प्रणय कथा वर्णित है इस ग्रंथ में। यह भी जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। अग्निमित्र और मालविका के प्रणय कथा का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो यह हमारे मालविकाग्निमित्रम में ही प्राप्त होता है। और कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक कौन सा है? तो कालिदास द्वारा रचित प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम है। इस ग्रंथ से हमें शुंगकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का साथ में धार्मिक व्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद जो है ऐतिहासिक जीवनियों का स्थान आता है। तो ऐतिहासिक जीवनियाँ जो हैं समय समय पर जो है विभिन्न राजाओं की या अन्य परिप्रेक्ष्य में जो है विद्वानों के द्वारा जो है जीवनियों की रचना की गई है, जिससे हमें आंशिक रूप से जो है
जिनमें हमें आंशिक रूप से ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक जीवनियों में सबसे पहले स्थान पे है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र जो है एक विद्वान थे अश्वघोष। अश्वघोष एक परीक्षाओं में काफ़ी बार जो है पूछा गया, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र का लेखक हैं अश्वघोष। यह एक ऐतिहासिक जीवनी है। इसमें जो है बुद्ध की आत्मकथा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अश्वघोष जो है कुषाण शासक, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क का राजकवि था। कुषाण शासक कनिष्क का राजकवि था। ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो है पूछा जाता है किस भारतीय विद्वान की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट एवं वॉल्टेयर से की जाती है। अलग अलग आता है, ऐसा नहीं चारों एक ही साथ दे दिया जाता है। तो हमारे जो अश्वघोष जी हैं, अश्वघोष की तुलना ही मिल्टन, गेटे, कांट एवं वॉल्टेयर से ही की जाती है। तो ये सब जो कंटेंट हैं हमें याद होने चाहिए, क्योंकि यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे पढ़ने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, और इसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप जो है सब्सक्राइब किए हैं, कई जो है वीडियो को पहले देखे हैं, चैनल को देखे हैं, तो आप इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। और साथ ही साथ अपने सुझावों को भी हमें बताएं, जिससे हम आगे और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित हो सकें। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। इसके बाद जो है ऐतिहासिक जीवनियों में हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र का नाम हम लोगों ने सुना है। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट एक लेखक थे, उनके दरबारी कवि थे, राजा हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उनके द्वारा रचित एक आत्मकथा है, बाण जो है जीवनी है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में कुल 8 उच्छ्वास हैं, और इस ग्रंथ में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा का पूर्ण एवं प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद जो है एक परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि गौड़हों का लेखक कौन है। तो गौड़हों जो है उसका लेखक जो है वाकपति हैं। गौड़हों के लेखक वाकपति हैं, और इस ग्रंथ में कन्नौज नरेश यशो बर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न आता है कि कन्नौज नरेश यशो बर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो वह हमें गौड़हों में प्राप्त होता है। गौड़हों का लेखक वाकपत को माना जाता है। इसके बाद विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमांक देवचरित्र जो है बिल्हड़ द्वारा रचित, किसके द्वारा? बिल्हड़ द्वारा रचित एक जीवनी है, और इसमें जो है कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्टम का विवरण प्राप्त होता है, और इसमें जो है तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था का विवरण प्राप्त होता है। नवशाहसांक चरित्र। नवशाहसांक चरित्र जो है पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित एक ग्रंथ है। परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि नवशाहसांक चरित्र का लेखक कौन है, तो नवशाहसांक चरित्र का लेखक पद्मगुप्त परिमल हैं, और इस ग्रंथ में जो है प्रतिहार शासक मुंज एवं उसके भाई सिंधुराज का वर्णन मिलता है। इसमें सिंधुराज के लिए ही नवशाहसांक का प्रयोग किया गया है। अतः नवशाहसांक का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो नवशाहसांक का प्रयोग हम सिंधुराज के लिए करते हैं। सिंधुराज एक प्रतिहार शासक था, जो प्रसिद्ध प्रतिहार शासक मुंज का भाई था। इसके बाद जो है रामचरित है। रामचरित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो हमें गुजरात के शासकों द्वारा जो है गुजरात के शासकों के विषय में जानकारी देने का एक प्रमाणिक साधन है।
और रामचरित के रचनाकार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी जी हैं। संध्याकर नंदी जी हैं। इस ग्रंथ में पाल शासक रामपाल एवं कुमारपाल का वर्णन मिलता है। रामपाल में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो रामचरित में रामपाल एवं कुमारपाल का वर्णन मिलता है। इसके बाद है कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र, इसको जो है द्वयाश्वकाव्य के नाम से भी जानते हैं, और यह हेमचंद्र द्वारा रचित एक महाकाव्य है। यह हेमचंद्र द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसमें चालुक्य शासकों का विस्तृत इतिहास वर्णित है। और इस ग्रंथ में कुमारपाल चरित्र में जो है हमें कुमारपाल के अहिंसा के प्रचार के साथ इस ग्रंथ की समाप्त होती है। कुमारपाल के अहिंसा के प्रचार के साथ इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। इसके बाद अगला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना जो है जयानक द्वारा की गई है। जयानक कभी कभी परीक्षाओं में जो है पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में या टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं में मिलान के लिए दे दिया जाता कई ग्रंथों को, उसमें जयानक का जो है कई बार नाम आया है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? जयानक हैं। और इस ग्रंथ में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है इसमें। इसके बाद जो है बाल रामायण। बाल रामायण जो है राजशेखर द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें कुल 10 अंक हैं और इस ग्रंथ में सीता स्वयंवर से लेकर अयोध्या लौटने तक की रामकथा का वर्णन मिलता है बाल रामायण में। इसके बाद जो है काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा भी राजशेखर द्वारा रचित एक ग्रंथ है और यह अलंकार शास्त्र से संबंधित है। अलंकार शास्त्र से संबंधित है और इस ग्रंथ में कुल 18 अधिकरण हैं। कुल 18 अधिकरण हैं। ये कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। राजशेखर जो है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के राज दरबार में रहते थे और वहीं पे इन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। और यह ग्रंथ अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन है? काव्य मीमांसा। इसके बाद जो है कलिंगत्व पुराण का नाम आता है। कलिंगत्व पुराण जो है यह एक तमिल भाषा में रचित ग्रंथ है और इसके लेखक जो है चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम जो है, इसके लेखक ने चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। कलिंगत्व पुराण मतलब कलिंग की विजय। इसके बाद अगला ग्रंथ है विक्रमार्जुन विजय। विक्रमार्जुन विजय जो है यह ग्रंथ जो है महाकाव्य जो है पंपा द्वारा रचित है। पंपा द्वारा या पंप द्वारा रचित है और इसे एक महाकाव्य है। इसमें जो है चालुक्यों राष्ट्रकूट वंश का इतिहास वर्णित है। इसके बाद जो है गदा युद्ध। गदा युद्ध जो है एक कन्नड़ भाषा में रचित ग्रंथ है जिसके लेखक रन्न महोदय हैं। रन्ना या रन्न लिखा जाता है। इसमें दक्षिण भारत का इतिहास वर्णित है। तो मित्रों, आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जो है अगला जो है कंटेंट लेकर हम अगली वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।